नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इम्पोर्टेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स जो हैं, प्रमुख वाद जिसको बोलते हैं, ये बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी और ये क्वेश्चन भी आपके मिनिमम 2 क्वेश्चन हर सेट में आपको मिलेगा। ठीक है, ये मेरी पहली वीडियो है और उसके बाद जो बचे हुए जितने भी वाद होंगे वो मैं आपको जो है इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें मैं आपको इसमें बताऊंगा। पहले मैं इसको देखूंगा कि अगर ये आपको अच्छी लगती है, उसके बाद मैं सेकंड वीडियो आपकी जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे वाद जिनके आने के चांसेस जो हैं 110% हैं। ठीक है, इसमें जो वाद है उसके बाद भी मैं एक वीडियो और लाऊंगा, अदरवाइज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। ठीक है, तो चलिए इसमें शुरू करते हैं। सबसे पहला वाद हमारा कौन सा है? ठीक है, तो सबसे पहला हमारा वाद है ए गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। देखिए, इसमें आप लोग घबराइए मत। ठीक है, जो मैं चीज़ बोलता जा रहा हूं, आप अगर उसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर लीजिए आराम से, किसी भी तरीके की कोई जल्दबाजी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स होते हैं वो मेनली इंग्लिश में होते हैं, तो इसका मटेरियल जो है वो मुझे थोड़ा इंग्लिश में ही मिला। ठीक है, मैं हिंदी में इसका ट्रांसलेशन कर दूंगा और हूबहू ऐसी ही चीज़ें आती हैं। ऐसे क्वेश्चन जो है आपको, जब मैं अगली वीडियो में पूरे जितने भी सेट में क्वेश्चन आए हुए हैं सब मैं आपको एक बार में सारे करवा दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहला है ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। 1950 का ये आपका वर्डिक्ट है, सुप्रीम कोर्ट का जो है वर्डिक्ट है ये। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कंटेंडेड दैट देयर वाज नो वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंशर्ड इन आर्टिकल 13, 19, 21, 22 अंडर द प्रोविजन ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट इफ द डिटेंशन वॉज एज पर द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर आपने जैसे आपने अनुच्छेद 22 पढ़ा होगा। ठीक है, अनुच्छेद अगर 22 पढ़ेंगे तो उसमें बात करी जाती है 2 तरीके की गिरफ्तारी की। एक गिरफ्तारी है आपकी साधारण गिरफ्तारी, एक है निवारक निरोध वाली गिरफ्तारी। तो इसमें ये कह रहा है कि अगर किसी आदमी को, ठीक है, प्रोसीजर के हिसाब से, जो लॉ के हिसाब से जो प्रोसीजर है उसके हिसाब से सही तरीके से अगर प्रिवेंटिव डिटेन किया जाता है, निवारक निरोध किया जाता है, तो वो इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता कि उसके फंडामेंटल राइट्स जो है वो हनन हो रहा है, उनका आर्टिकल 13, 19, 21, 22 जो है वो हनन हो रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर उसको अगर उसको ठीक तरीके से डिटेन किया गया है, ठीक तरीके से प्रिवेंटिव डिटेन किया गया है, तो वो जो है ये नहीं कह सकता कि मेरे फंडामेंटल राइट्स, मेरे मूल अधिकार जो है वो हनन हो रहा है। ये आपका टोटल था ए गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का। ठीक है, समझ में आ गया? बस बच्चों इतना ही है, ज्यादा आपको माथापच्ची नहीं करनी है। ठीक है, इनके सिंपल से नोट्स बनाते रहिए, या फिर आगे चल के मैं कभी भी नोट्स इसको हिंदी में आराम से करके आपको दे दूंगा। अभी के लिए आप इसको सुनते रहिए, सुनने से ही आपको 50 चीजें याद हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। यह है बेरूबेरी यूनियन केस। ठीक है, बेरूबेरी क्या था? बेरूबेरी एक भारतीय राज्य था। ठीक है, भारतीय राज्य था, ये भारतीय क्षेत्र था, राज्य में मत कहिए, भारतीय क्षेत्र था। और जब हमारा देश आजाद हुआ तो उस टाइम पे जो है वो कुछ जगह जो थी वो हमें पाकिस्तान को देनी थी, कुछ जगह जो है आजादी के थोड़े समय बाद तक। ठीक है, कुछ क्षेत्र ऐसे थे जो हमारे क्षेत्र जो है पाकिस्तान के अंदर थे, पाकिस्तानी क्षेत्र हमारे अंदर थे। तो बेरूबेरी क्षेत्र था वो हमें पाकिस्तान को सौंपना था। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आर्टिकल 3 जो है वो आपको ये तो पावर देता है कि आप राज्यों के नाम चेंज कर सकते हो, राज्यों का क्षेत्रफल चेंज कर सकते हो। ठीक है, 2 राज्यों को मिला के एक राज्य कर सकते हो, या फिर 2 राज्यों को अलग अलग करके तीसरा राज्य बना सकते हो। ये सब काम जैसे आपका तेलंगाना बना, तेलंगाना किस आर्टिकल के थ्रू बना है? आर्टिकल 3 के तहत। ठीक है, क्योंकि उसमें एक राज्य को काट के दूसरा राज्य बना दिया गया है। ठीक, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आपको अगर अपनी जमीन अगर देनी पड़ेगी किसी को, किसी अन्य देश को आप सौंप रहे हो, तो वो आर्टिकल 3 के अंदर नहीं आता। फिर आपको आर्टिकल 368 के अंदर जो है बकायदा संसद से आपका जो दोनों सदनों से आपको जो है अलग अलग बहुमत के स्पेशल मेजोरिटी से आपको जो है चीजें पास करानी पड़ेंगी। ये जो बिल है आपको पास कराना पड़ेगा कि आप अपना क्षेत्र जो है वो पाकिस्तान को देना चाहते हो। ठीक, तो ये था आपका बेरूबेरी केस, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि यदि कोई भारतीय क्षेत्र किसी दूसरे देश को दिया जाता है तो वो आर्टिकल 3 के अंदर नहीं होता, वो आर्टिकल 368 के अंदर ही रहेगा। और 368 में क्या है? संविधान संशोधन। आपको इतनी अच्छी तरह याद होनी चाहिए जितनी भी हैं, क्योंकि देखिए जीएस जो है वो मैं आपको पूरी मेहनत से करा रहा हूं। और जो बच्चे ये सोच रहे हैं ना कि मैं बहुत डेप्थ में नहीं करा रहा हूं, देखिए आपका संविधान डेप्थ में आता है, और जितना मैं डेप्थ में करा रहा हूं
ठीक है, मैं आपको पूरी लक्ष्मीकांत एक तरीके से करा दे रहा हूं, जिससे कि आपको कहीं भी किसी भी पोर्शन से आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। यही अगर आप जाओगे तो यही पेड मिलेगा आपको सारी सारी वीडियो, ठीक है। और रही बात हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, उनके सवाल उठा के देखो, दो दो तीन तीन सवाल आते हैं, उनमें सतही क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपको हर एक सब्जेक्ट से हजार हजार क्वेश्चन करा दूंगा, और प्लस जो कंटेंट है वो मैं करा दूंगा। विश्वास मानो 35 क्वेश्चन आप करके आओगे, ठीक है। बेरूबेरी यूनियन केस समझ गए, ये 1960 में हुआ था, ठीक है। देखिए इसकी ना डेट भी आपको याद करनी पड़ेगी, डेट भी आपको याद करनी पड़ेगी, प्लस जैसे क्वेश्चन पिछली बार जो आए हैं उनमें इनका कंटेंट पूछा है। मतलब इसमें ये पूछ लिया गया है कि जैसे या तो ये पूछ लिया गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जैसे ऐसे पूछ लेगा कि उच्चतम न्यायालय के किस जो है वर्डिक्ट के द्वारा जो है, किस आदेश के द्वारा भारतीय किसी भी क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र में दूसरे देश को देने के लिए अनुच्छेद 368 का प्रयोग होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए, बेरूबेरी संघ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, सॉरी बेरूबेरी संघ केस था ये। फिर है आपका गोलकनाथ केस 1967। देखिए गोलकनाथ केस क्या था, गोलकनाथ केस ये कहता है, ठीक है, ये लंबा चौड़ा आपको पूरी डिटेल में है, इसका मैं आपको क्रिस्प बता देता हूं। ये कहते हैं कि 1967 का था ये। सोचिए उस समय हमारा देश लगभग आजाद हुआ था, कितने साल हुए थे, 10 साल हुए थे, ठीक है, 10 नहीं 20 साल हो गए थे शायद। तो किसी देश के लिए जो है, नए देश के लिए 50 साल तक वो हाल ही में आजाद बोला जाता है। तो जैसे कि इसमें क्या बोला गया था, इसमें बोला गया था कि संसद के पास फंडामेंटल राइट्स, संसद के पास जो है हमारे मूल अधिकारों में कुछ भी संशोधन करने का अधिकार नहीं है, ठीक है। हमारे मूल अधिकारों में किसी भी तरीके का संशोधन करने का अधिकार पार्लियामेंट को नहीं है, ठीक है। ये और ना ही वो 368 के अंदर उसको पार्लियामेंट जो है वो मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। ये था आपका गोलकनाथ केस, जिसमें कि ये कहा गया था कि मूल अधिकार असंशोधनीय है। मतलब आपके असंशोधनीय मतलब इनमें संशोधन नहीं किया जा सकता, इनमें जो है आपका एक तरीके से इनको बदला नहीं जा सकता, ठीक है ना, इतना आप समझ गए। ये चीज जो थी वो गोलकनाथ केस में की गई थी, लेकिन गोलकनाथ केस को जो है बदल दिया गया था किसमें, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में, फिर ये चीज जो है बदल दी गई थी, ठीक है। देखिए गोलकनाथ केस इंपॉर्टेंट है, केशवानंद भारती केस इंपॉर्टेंट है, बीच बीच में बहुत सारे केस हैं जो आपको अन्य यूट्यूब या फिर आप कहीं और से पढ़ेंगे, उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। मैं उतना ही बता रहा हूं कि जो केस आपके लिए इंपॉर्टेंट है काफी, नहीं तो केस अगर याद करने लग जाओगे तो कम से कम 5000 से ऊपर केस है। गोलकनाथ केस समझ गए क्या था कि संसद के पास मूल अधिकारों का संशोधन करने का अधिकार नहीं है, ना 368 में है, किसी भी तरीके से नहीं कर सकती वो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में ही आया, और मैं कहता हूं कि भारत में मोस्ट जिसने कि एक तरीके से संविधान में एक ऐसी अवधारणा दे दी, उच्चतम न्यायालय ने एक ऐसी अवधारणा दी संविधान के लिए कि संविधान हमारा बहुत ज्यादा मजबूत हो गया। क्या दी, देखिए ये कहता है कि दिस जजमेंट डिफाइंड द बेसिक स्ट्रक्चर। ये जो वर्ड है ना, ये एक बार नहीं, कम से कम मैं हजारियों बार दिखा सकता हूं एग्जाम में। वो ये नहीं पूछेगा, मतलब केशवानंद भारती ये वाला नहीं पूछेगा, वो ऐसा पूछ लेगा कि किस आपके वाद में या फिर किस उच्चतम न्यायालय के किस आदेश में जो है, किस वाद में आपका वो बेसिक स्ट्रक्चर, मूल ढांचे की अवधारणा दी गई थी। मूल ढांचा तो आपको पता होना चाहिए केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य ये जो था, इसी के तहत जो है मूल ढांचे की अवधारणा सुप्रीम कोर्ट ने दी थी 1973 में। इन्होंने क्या कहा, द जजमेंट डिफाइंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द एससी हेल्ड दैट ऑल्दो नो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स बट बियॉन्ड द पार्लियामेंटिंग अमेंडिंग पावर। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बात वास्तविक है कि संविधान का कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जिसमें कि आपका जो है सरकार या फिर संसद जो है वो संशोधन नहीं कर सकती, ऐसा कोई भी पार्ट नहीं है, ठीक है। लेकिन संसद को संशोधन करते समय बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान रखना पड़ेगा। कुड नॉट बी एब्रोगेटेड even by a constitutional amendment. This is the basis in the Indian law in which the judiciary can strike down any amendment passed by parliament that is in conflict
विद द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब यदि संसद कुछ भी ऐसा कानून लाती है जो कि एक तरीके से संविधान के मूल ढांचे को हिलाता है, संविधान के मूल ढांचे को खत्म करने की कोशिश करता है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको टेक डाउन कर देगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट उसको जो है गैर कानूनी साबित कर देगा। ठीक है, अब आप कहेंगे बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? बेसिक स्ट्रक्चर मतलब ये होता है, बेसिक स्ट्रक्चर की कोई स्पेशली डेफिनेशन नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट समय समय पर अपने आदेशों द्वारा ये बताता रहता है कौन कौन सी चीजें बेसिक स्ट्रक्चर में आती हैं। जैसे हमारे मूल अधिकार ये बेसिक स्ट्रक्चर में है, हमारी संसद ये बेसिक स्ट्रक्चर में है। ठीक है, कल को ऐसा नहीं कोई कर सकता, कोई सरकार आके ये कहेगी नहीं कल से संसद नहीं लगेगी, आपसे जो है सारी पावर पीएम के पास, वही कानून बनाएगा। ये बेसिक स्ट्रक्चर को खत्म करने की कोशिश करी जाएगी। इसीलिए जो है फिर सुप्रीम कोर्ट आएगा, सुप्रीम कोर्ट उस कानून को नल एंड वॉइड कर देगा, मतलब पूरी तरीके से खारिज। ये चीज कही गई थी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में। ठीक है, संशोधन करिए, संसद के पास संविधान के किसी भी एरिया में किसी भी जगह पर संशोधन करने की पावर है, लेकिन संसद को यह ध्यान रखना पड़ेगा कि वो मूल ढांचे को तो नहीं बिगाड़ रही है। इतना बोला गया था। इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण, केस 1975। ठीक है, बहुत अच्छा केस है। ठीक, इसको क्या बोला इन्होंने, देखिए आपको पता होगा 1975 में वही इमरजेंसी के टाइम चल रहा था, जिनको नहीं पता वो समझ लीजिए 1975 में इमरजेंसी इंपोज कर दी गई थी देश में। ठीक है, उसी टाइम के ये कानून है। और उस टाइम पे क्या हुआ था, उस टाइम पे इंदिरा गांधी जो है वो पार्लियामेंट में नए जो है अमेंडमेंट ला रही थी, और उस अमेंडमेंट से पूरा के पूरा जो है बेसिक स्ट्रक्चर को खत्म करने की कोशिश करी जा रही थी। वो मैं बताता हूँ कैसे हुआ। अभी कह रहे हैं द वैलिडिटी ऑफ 39th 39वां संविधान संशोधन इनेक्टेड इन 1975 विच Article 39A sought to place the election of the president, the vice president, the prime minister, the speaker of the Lok Sabha beyond the scrutiny of constitutional court was challenged in the case। मतलब 39वें संविधान संशोधन में एक 39 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से एक संविधान में एक जो है आर्टिकल जोड़ा गया, उसका नाम था 39A। उसके अंतर्गत ये कहा गया कि जो है पीएम का जो इलेक्शन होता है, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है, स्पीकर का ऑफ लोकसभा का इलेक्शन जो होता है, वो किसी भी कोर्ट, कोई भी अदालत के स्क्रूटनी मतलब होता है, उस पर वो जो है अपना एक तरीके से उसको वो स्क्रूटनाइज नहीं कर सकती। उस मतलब एक तरीके से उसको जो है वो जांच नहीं कर सकती उस पर। जैसे मान लीजिए अभी क्या है, अभी अगर प्रेसिडेंट के चुनाव पे कोई भी दिक्कत होती है, तो आपने संविधान में पढ़ा होगा कि अगर प्रेसिडेंट के चुनाव में अगर किसी भी तरीके की धांधली होती, कुछ होती है, तो उसकी जांच करने का अधिकार किसको है? उच्चतम न्यायालय को। यही चीज जो है वो इंदिरा गांधी 39वें संविधान संशोधन से खत्म करना चाहती थी। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर एससी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट रिस्टोरिंग टू द थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। देखिए 1973 में हमने क्या डाला आया था, 1973 में बेसिक स्ट्रक्चर की अवधारणा आ चुकी थी, बस वहीं यही चीज जो है सुप्रीम कोर्ट ने यूज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ये तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो है बेसिक स्ट्रक्चर का आप उल्लंघन कर रहे हो, तो इसको स्ट्रक डाउन कर दिया। ठीक है, ऑफ 329A ऑन द ग्राउंड्स ऑफ, सॉरी ये 39A नहीं है, 329A है, on the ground that it was beyond the parliamenting amending power as it destroy the basic structure of the constitution। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये चीज जो है आपकी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को हनन कर रही है, उसको बर्बाद कर रही है, इसलिए हम इसको टेक डाउन कर रहे हैं, नल एंड वॉइड। ठीक है, समझ में आ गया आपको ये अनुच्छेद याद नहीं करना था, 329A वगैरह ये नहीं याद करना, इसकी मूल भावना याद कर लीजिए। क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो मूल भावना ही आ रही है। इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेज राजनारायण में क्या था, या फिर प्राइम मिनिस्टर स्पीकर ऑफ लोकसभा की जो उनकी जो इलेक्शन होता है उस पर किस सुप्रीम कोर्ट के किस उसके आदेश के तहत जो है उस पर रोक लगा दी गई थी कि उसको जो है हाई कोर्ट जो है उसको स्क्रूटनाइज नहीं कर सकते, उस पर जांच नहीं कर सकते। तो वो थे इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण। फिर है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1978 में ये आपका आया था। इसमें क्या था, द मेन इश्यू इन द केस वाज द वेदर द राइट टू गो अब्रॉड। ये आपका आर्टिकल 21 में आ गया था। आर्टिकल 21 क्या कहता है आपका, जीवन जीने का अधिकार। उसी के अंतर्गत जो है इसी केस के तहत जो है राइट टू गो अब्रॉड मतलब बाहर जाने का अधिकार, विदेश जाने का अधिकार इज अ पार्ट ऑफ राइट टू पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है बच्चों, मैं आपसे बता दे रहा हूं, इस चीज को ध्यान से पढ़ते रहना, कोई मजाक मत लेना इन सब चीजों को। ठीक है, आप कहीं भी पढ़ते हो, मैं आपसे कोई दबाव नहीं देता हूं आप यहीं रहे, लेकिन बस जो मैं कंटेंट आपको देता हूं ना, चाहे हिस्ट्री का दूं, ज्योग्राफी का दूं, किसी चीज का भी दूं,
ठीक है, आप उसको ध्यान से करते रहना और उसके बाद आप मुझे पेपर में याद करोगे कि सर ने जो करवाया था वो चीज़ें जो है आ रही हैं उसमें। ठीक, क्योंकि मेरा पेड नहीं है इस वजह से इसको हल्के में मत लेना, मैं मेहनत इस पर पूरी करता हूँ। ठीक है, तो राइट टू पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि विदेश जाने का अधिकार उच्चतम न्यायालय के किस वाद के थ्रू हुआ था, वहां पर फिर पंखे के बोल्ट मत गिनना। अगर आपने ये देख रखा है तो आप यहाँ पे वो चीज कर ले जाओगे वहां पे कि भाई मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में जो है उच्चतम न्यायालय ने कह दिया था कि विदेश जाने का अधिकार अनुच्छेद 21 में आ जाता है। ठीक, द SC held that include the right to personal liberty. The SC also ruled that mere existence of an enabling law was not enough to restrain personal liberty, such as law must be just fair and reasonable. मतलब लॉ के आधार पर, कानून के आधार, कानून को हमेशा फेयर होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए। ठीक है, और इसके आधार पर आप जो है उसकी पर्सनल लिबर्टीज को उसका हनन नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए राइट टू गो अब्रॉड मतलब विदेश जाने का जो अधिकार था वो हमारे अनुच्छेद 21 में कहां से आया, वो आया आपका मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया से। फिर है सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो वर्सेस वाले होते हैं ना, ये सुनील बत्रा एक तरफ थे, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन एक तरफ था, और ये कब का है, 1978 का है। अब इसमें क्या बोला गया है, इसमें आपका प्रिजन रिफॉर्म के बारे में बोला गया, मतलब जेल में जो सुधार होते हैं उनके बारे में बोला गया है। The landmark decision on prison reforms. In this case, the apex court held that a convict is entitled to the precious right to guarantee under Article 21, that is that he shall not be deprived of his life and personal liberty. मतलब ये कह रहे हैं कि इस सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि मतलब कोई भी कैदी होता है वो भी एक इंसान होता है, उसके भी अधिकार होते हैं। अनुच्छेद 21 में जो जीवन जीने का अधिकार है वो उसका एक प्रीसियस अधिकार है, मतलब वो उससे नहीं छीना जा सकता। ठीक है, तो कह रहा है ना, ही शैल नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। मतलब अब ऐसा भी नहीं है कि उसको फांसी हो गई हो तब वो आर्टिकल 21 के बारे में बात करेगा, नहीं। अगर उसको नॉर्मल कैद हुई है या फिर वो क्या नाम है, पूरा के पूरा आजीवन कारावास हुआ है, तो उसको अनुच्छेद 21 में उसके पास सबसे मूल अधिकार जो है वो भी उसके पास 21 वाला जो मूल अधिकार है वो उसके पास भी है, एक कैदी के पास भी है। ये आपका कहा गया था सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, फिर आपका मिनर्वा मिल्स केस 1980 में क्या किया गया था। ठीक है, इसमें कहा गया था कि द केस अगेंस्ट स्ट्रेंथन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन। मतलब मैंने आपसे कहा था ना कि उच्चतम न्यायालय समय समय पर अपने केसेस द्वारा ये बताता रहता है कि बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें हैं। तो ये वाला जो केस था ये भी आपके जो है मूल ढांचे को और ज्यादा मजबूत करने के लिए करा गया था। द जजमेंट स्ट्राइक डाउन 2 चेंजेस मेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42वां संविधान संशोधन। मतलब 2 चेंजेस ऐसे हुए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 में, जिसकी वजह से जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर को खत्म हो रहा था। ठीक है, द जजमेंट मेक्स इट क्लियर दैट कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉट द पार्लियामेंट इज सुप्रीम। मतलब देखिए अब इसमें ये वाली भाषा आ गई, याद रखना किस वाद के तहत। ठीक है, उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि पार्लियामेंट, संसद जो है वो सुप्रीम नहीं है, संविधान सुप्रीम है। तो वो थे मिनर्वा व्हील्स केस 1980 के तहत। देखिए कह रहा है ना, द जजमेंट मेक्स इट क्लियर दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉट द पार्लियामेंट इज सुप्रीम। ठीक है, मतलब संसद सुप्रीम नहीं है, संविधान सुप्रीम है, संविधान सर्वोच्च है। ठीक, तो ये आपका मिनर्वा मिल्स वाले केस में ये चीज कही गई थी। ठीक है, क्वेश्चन अगर आपका ये आ जाता है कि बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन को मजबूत किसमें किया गया, अगर उसमें केशवानंद भारती वाला केस नहीं है और अगर मिनर्वा मिल्स वाला केस है तो आप मिनर्वा मिल्स टिक करके आओगे। अगर दोनों ही दे रखे हैं तो आप केशवानंद भारती टिक करके आओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये आपका केस था 1984 में। इस केस के तहत क्या गया था, अब ऐसे आपको समझ में आ गया होगा, तो जो बॉन्डेड लेबर होते हैं, ठीक है, जो बंधुआ मजदूर होते हैं जिनको पकड़ लिया जाता है, जबरदस्ती मजदूरी करवाई जाती है बिना पैसे के, ठीक है, वो जो है इसके तहत कहा गया था कि उस मतलब अगर मान लीजिए बॉन्डेड लेबर है तो सीधी सी बात है वो कोर्ट तो जा नहीं सकता। तो कोर्ट ने कहा था कि एक तरीके से ये एक PIL थी। ठीक है, जैसे इन ए मैटर कंसर्निंग रिलीज ऑफ बॉन्डेड लेबर रेज्ड बाय द वे ऑफ PIL द सुप्रीम कोर्ट इशू डायरेक्शन ऑफ देयर रिलीज। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226, आर्टिकल 32 है सुप्रीम कोर्ट के लिए, आर्टिकल 226 है हाई कोर्ट के लिए, जिसके तहत आप सीधे जा सकते हो और अपने मूल अधिकारों के जो तहत जो है मूल अधिकारों के हनन के खिलाफ जो है एक तरीके से रिट ला सकते हो वहां से। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के तहत जो है
ठीक है, ये अधिकार बंधुआ मजदूरों को भी मिलते हैं और इनको जबरदस्ती आप जो है इनको जबरदस्ती आप इनसे काम नहीं करवा सकते। अगर आप काम करवाते हो तो आपको सारी की सारी फैसिलिटीज इनको देनी पड़ेंगी। ठीक है, किसी की गरीबी, किसी की सामाजिक आर्थिक स्थिति के कारण, उसकी मजबूरी के कारण आप उससे बंधुआ मजदूरी नहीं करवा सकते। ये आपका कहा गया था बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1984। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शाहबानो बेगम केस, ये जिसने जो न्यूज वगैरह देखता रहता है उसको तो पक्का पता होगा। शाहबानो 1985, राजीव गांधी की सरकार चल रही थी। ठीक है, राजीव गांधी की सरकार चल रही थी। अब इसमें क्या हुआ था, इसमें एक शाहबानो एक लेडी थी और वो लगभग 4 बच्चों की माँ थी वो, और एज भी उसकी अच्छी खासी थी, लगभग 55 के करीब थी। तो उसके पति ने एक दिन जो है उसको घर से 3 तलाक दिया और उसको घर से निकाल दिया। ठीक है, तो उस समय जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि देखिए, माइलस्टोन केस ऑफ मुस्लिम वुमेन फाइट फॉर राइट, द एससी अपहेल्ड द राइट टू एलिमनी फॉर ए मुस्लिम वुमेन। एलिमनी का मतलब होता है उसको खर्चा पानी देना, मतलब उसको जो है अगर आपने तलाक दे भी दिया है तब भी उसके बाद जो है उसको जब तक वो सक्षम नहीं होती तब तक आपको उसको देना। लेकिन मुस्लिम जो पर्सनल लॉ है उनके अनुसार ये चीज नहीं होती है। ठीक है, एंड सेड द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 इज एप्लीकेबल टू ऑल सिटीजन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन। इसमें कहा गया था कि जो सीआरपीसी है 1973 की, ठीक है, उसमें जो है सभी नागरिकों के ऊपर लागू होती है, चाहे उनका रिलीजन कुछ भी हो। दिस सेट ऑफ ए पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी, वहां पर पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी हो गई थी। फिर आपको पता ही होगा कि सुप्रीम कोर्ट की इस गाइडलाइन को पलटने के लिए राजीव गांधी की सरकार ने संसद में बाकायदा कानून पास किया और उस कानून के तहत जो है जो पहले चीजें बनी आ रही थी मुस्लिम वुमेन्स के साथ जो प्रताड़ना हो रही थी उसको वैसे ही हूबहू कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का कुल मिला के जो जजमेंट था उसको स्ट्राइक डाउन करके उसके लिए कानून लिया है। कौन सा लिया है, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986। ठीक है, इतना आपने जो है उसमें कर दिया, इसमें कर दिया गया था। इसमें क्या था, अकॉर्डिंग टू विच एलिमनी नीड टू बी गिवन ओनली ड्यूरिंग द इद्दत पीरियड। इद्दत पीरियड होता है शायद 2-3 महीने का होता है। ठीक है, तब तक ही आप उसको पैसा दोगे, उसके बाद आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बचती उसकी। ये चीज करी गई थी, इस पे एक नई कंट्रोवर्सी भी क्रिएट हुई थी और गवर्नमेंट को बहुत ही कमजोर समझा गया था कि मतलब महिलाओं के प्रति अगर अत्याचार हो रहे हैं तो अगर सुप्रीम कोर्ट कोई गाइडलाइन दे रहा है तो उसके बाद भी उसको संसद में बाकायदा ला के उसको पलट दिया गया। ये आपको पता होना चाहिए, शाहबानो केस। अब याद रखना, शाहबानो केस 1985 का है। अब इसके बाद में आपको आगे पढ़ाऊंगा सायरा बानो, कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, आगे पढ़ाऊंगा मैं। फिर है आपका एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1986। ठीक है, इसमें क्या कहा गया था, इसमें कहा गया था कि द डील्ड विद 3 इशू, स्कोप ऑफ आर्टिकल 32। इसमें 3 जो इशू थे उनके तहत जो करा गया था। स्कोप ऑफ आर्टिकल 32, रूल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी, ठीक है, और आपका इशू ऑफ कंपनसेशन। मतलब ये था एक तरीके से एससी हेल्ड दैट इट पावर अंडर आर्टिकल 32 इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू प्रिवेंट मेजर बट ऑल्सो रेमेडियल मेजर वेन राइट्स आर वायलेटेड। मतलब एससी ने कहा कि आर्टिकल 32 में जो हमारे पास अधिकार हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास जो अधिकार हैं वो तब के लिए हैं जब अधिकार का जो हनन होता है, अधिकार जो है उनका हनन होता है। ठीक है, इट ऑल्सो हेल्ड दैट in the case of industrial engaged in hazardous and inherently dangerous activities, absolutely liability was to be followed. Finally, it also said that the amount of compensation must be correlated to the magnitude and capacity of the industry so that it will be deterrent. मतलब एक तरीके से ये समझ लीजिए उस समय जो है इंडस्ट्री वर्कर्स के इंडस्ट्री में कुछ एक तरीके से हादसा हुआ था, उसमें कई सारे मजदूर मारे गए थे। उस समय पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पहला पॉइंट जो कहा था कि आर्टिकल 32 जो है वो जब अधिकारों का हनन होता है उसके लिए ये जो है रेमेडियल प्रोसेस है, रेमेडियल मेजर के लिए है। ठीक है, और दूसरा उसने कहा था कि जैसे जब डेंजरस एक्टिविटीज इंडस्ट्रीज में होती हैं, हजार्डियस काम करते हैं, और अगर कुछ मान लीजिए उसकी लायबिलिटी जो होती है वो इंडस्ट्री के ऊपर ही होती है। अगर मान लीजिए कोई हादसा वगैरह होता है तो वो इंडस्ट्री, उसकी उत्तरदायित्व तो उसका इंडस्ट्री के ऊपर होगा, वो किसी दूसरे के ऊपर नहीं थोप सकती। तीसरा ये बात करी गई थी कि जो जैसे कोई मजदूर वगैरह के साथ हादसा होता है तो उसका जो कंपनसेशन होगा, उसको जो थोड़ा बहुत पैसा वगैरह दिया जाएगा वो इतना कोरिलेट करना चाहिए उसकी कैपेसिटी, मतलब जिस हिसाब से उसका नुकसान हुआ है उसी हिसाब से जो है उसको पैसा देना चाहिए। ये थे आपके एमसी मेहता एंड यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें ये टोटल बात करी गई थी। ठीक है, मजदूरों से रिलेटेड, इंडस्ट्रियल मजदूरों से रिलेटेड अगर कोई आ रहा है तो आपको ये टिक करके आना है, एमसी मेहता एंड यूनियन ऑफ इंडिया। फिर बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट केस इंदिरा साहनी
वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992, इसमें दो बातें कही गई थी। इसमें सबसे पहले तो आपको वैलिडेट कर दिया गया था 27% ऑफ रिजर्वेशन ऑफ ओबीसी। ओबीसी के लिए जो 27% रिजर्वेशन था, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर चेक लगा दिया था कि हाँ ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि क्रीमी लेयर एक्सक्लूजन, मतलब क्रीमी लेयर का मतलब होता है एक वार्षिक इनकम फिक्स कर दी गई, ठीक है, संसद द्वारा फिक्स कर दी गई, उससे ऊपर अगर कोई भी ओबीसी होगा तो वो जनरल कैटेगरी में काउंट होगा, इसको क्रीमी लेयर कहते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नो रिजर्वेशन इन प्रमोशन, प्रमोशन में कोई रिजर्वेशन नहीं होगा। टोटल रिजर्व कोटा शुड नॉट बी एक्सीड 50%, मतलब 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता, ठीक है, SC ST OBC वगैरह सबको मिला के। दूसरा उन्होंने कहा कि प्रमोशन में जो है, प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तीसरा उन्होंने कहा कि 27% जो ओबीसी के लिए कोटा है इसको हम मान्य करते हैं। ये तीन चीजें बोली गई थी, ठीक है, ये तीन चीजें जो हैं, क्योंकि जब ओबीसी के लिए आरक्षण लाया गया था तब आर्टिकल 16(4) अमेंडमेंट करके आर्टिकल 16(4) डाला गया था, उसी के अंदर जो है ओबीसी के लिए 27% कोटा ला दिया गया था। ये इंदिरा साहनी केस में था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आगे बढ़ते हैं, SR बोम्बई केस 1994, इसमें क्या क्या आ गया था? इसमें कहा गया था इन दिस जजमेंट द SC ट्राइड टू कर्ब ब्लेलेंट यूज ऑफ आर्टिकल 356। आर्टिकल 356 क्या है? जब मैं आपको इमरजेंसीज पढ़ाऊंगा तब उसमें मैं आपको बता दूंगा आर्टिकल 356। वैसे यहां समझ लीजिए, आर्टिकल 356 के तहत जो है राष्ट्रपति शासन लगता है किसी राज्य में, राष्ट्रपति शासन लगता है। देखिए पहले क्या होता था 1994 से पहले, कि जैसे मान लीजिए सरकार बदली, केंद्र में कोई और सरकार आ गई, ठीक है, तो केंद्र में कोई और सरकार आने के बाद क्या होता था कि जितनी उस पार्टी से दूसरी पार्टी की सरकार राज्यों में होती थी, आर्टिकल 356 लगा दिया जाता था, बिना कुछ सोचे समझे, बिना उस सरकार का कुछ किए। जैसे मान लीजिए आज बीजेपी है, ठीक है, तो बीजेपी जैसे मान ली आ गई और कुछ स्टेट्स में जो है कांग्रेस की सरकार है, तो वहां पर अगले दिन से जो है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन का मतलब यह है कि वहां की सरकार काम नहीं कर पाएगी, या फिर अगर कांग्रेस केंद्र में आ गई तो बीजेपी राज्यों में जो है वो राष्ट्रपति शासन कर दिया। लेकिन SR मुंबई केस में क्या कहा गया था? SC ने कहा कि मिसयूज मत करिए इस पावर को, 356 को, ठीक है, बकायदा आपके पास पूरा के पूरा आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए कि उस सरकार को आप हटा के राष्ट्रपति शासन क्यों लगा रहे हो। और जब आप सरकार को हटाओगे, ठीक है, तो उसके बाद बकायदा फ्लोर टेस्ट होगा, ठीक है। अगर वो असंवैधानिक रूप से चल रही है तो भी सुप्रीम कोर्ट उसकी जांच कर सकता है। अगर वो असंवैधानिक रूप से नहीं चल रही है, ठीक है, या फिर उसके पास बहुमत कम है, तो आप वहां पर जो है राष्ट्रपति शासन अगर आप लगा देते हैं तो बाकायदा फ्लोर टेस्ट होगा। फ्लोर टेस्ट का मतलब ये होता है कि दोनों पार्टियां जो आके अपना अपना बहुमत साबित करने की कोशिश करेंगी, ये उसमें कहा था। तो 356 का जो मिसयूज है वो उस पर जो है कर्ब किया गया था, मतलब उस पर लगाम लगाई गई थी। ये थे आपके SR बोम्बई केस 1994 में। फिर आपका विशाखा एंड द स्टेट ऑफ राजस्थान 1997, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें मेनली जो मुद्दा था वो ये था सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, मतलब जो शारीरिक यौन शोषण जो होता है जहां पर महिलाएं जो है काम करती हैं बाकायदा जाके ऑफिस वगैरह में, उसके लिए विशाखा गाइडलाइंस जारी करी गई थी। क्या था कि एक महिला थी, उसने चाइल्ड मैरिज के लिए, राजस्थान में एक महिला थी, उसने चाइल्ड मैरिज के लिए जो है वो आंदोलन कर रही थी, और उसने शायद किसी बच्ची को जो चाइल्ड मैरिज से बचा लिया था, ठीक है। तो चाइल्ड मैरिज से जब उस बच्ची को बचा लिया था तो उसके बाद जो है उसके साथ गैंगरेप होता है, उसी के ऑफिस वगैरह में गैंगरेप होकर उसको बहुत ही मतलब उसको मार दिया जाता है। तब जो है विशाखा एक तरीके से एक एनजीओ था, विशाखा एक एनजीओ है, उसने एक जो है PIL डाल के और उसके बाद जो है ये गाइडलाइन जारी करवाई थी। इसमें कहा गया था इन दिस जजमेंट द SC गेव ए सेट ऑफ गाइडलाइन फॉर एम्प्लॉयर्स, मतलब जो एम्प्लॉयर्स होते हैं जो नौकरी देते हैं आपको, उनके लिए गाइडलाइन जारी करी गई, ठीक है, एज वेल एज अदर रेस्पॉन्सिबल पर्सन और इंस्टीट्यूशन टू इमीडिएटली एंश्योर द प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट, दीज आर कॉल्ड विशाखा गाइडलाइंस, ठीक है। दीज वर टू बी कंसिडर्ड लॉ अंडर अंटिल अप्रोप्रिएट लेजिस्लेशन वॉर इनेक्टेड, मतलब ये तब तक गाइडलाइन रहेंगी जब तक कि कोई कानून नहीं बन जाता। तो विशाखा गाइडलाइन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने इसमें एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट डाली है, इसलिए इसको थोड़ा सा हिसाब से इसको कर लेना, मजाक में मत लेना, ठीक है। तो विशाखा गाइडलाइंस, विशाखा एंड स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, या फिर ऐसे अगर बोल दिया जाता है कि किस वाद के तहत जो है वो सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, मतलब महिलाओं के शारीरिक यौन शोषण मतलब कार्य स्थल पर शारीरिक यौन शोषण के खिलाफ जो है विशाखा गाइडलाइंस किस में जारी करी गई थी? तो वो विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1997। फिर है समाथा एंड स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 1997 में। इसमें क्या क्या गया था? इसमें क्या गया था कि
जजमेंट नलिफाइड एंड ऑल माइनिंग लीजेस, देखिए माइन की बात हो रही है यहाँ पे, खनन, ठीक है, खनन की बात हो रही है, खान, granted by the Andhra Pradesh state government in the scheduled areas and asked is to stop all mining operation. It declared the forest land, tribal land and government land in scheduled areas could not be leased to be private companies or non-tribal for industrial operations such as activities is non only permissible to a government undertaking and tribal people. कुल मिला के ये कह रहे हैं कि किसी भी ट्राइबल एरिया, ठीक है, किसी भी ट्राइबल एरिया में आप जो है, या फिर किसी भी जंगली एरिया में, फॉरेस्ट लैंड में, ठीक है, आप जो है किसी भी प्राइवेट कंपनी को खनन करने के लिए नहीं दे सकते हो, ठीक है। ये चीज कही गई थी आपकी समाथा वर्सेज स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश के केस में 1997 में, ठीक है। ये देखो कह रहा है ना कि शेड्यूल एरियाज कुड नॉट बी लीज टू प्राइवेट कंपनीज और नॉन ट्राइबल फॉर इंडस्ट्रियल ऑपरेशन, ठीक है, मतलब वहां पर फैक्ट्री वगैरह बनाने के लिए आपको जो है वहां जगह नहीं दी जा सकती। तो ये आपका ये केस था समाथा वर्सेज स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का। फिर नेक्स्ट आपका IR कोहिलो एंड स्टेट ऑफ तमिलनाडु, 2007 का केस है ये। इसमें क्या कहा गया था, इसमें कुल मिला के मैं आपको बता देता हूं क्या कहा गया था। इसमें कहा गया था कि भाई देखो ऐसा है, पहले क्या होता था, जो हमारा 9th शेड्यूल है, ठीक है, 9th शेड्यूल में पहले क्या होता था 2007 से पहले, कि कोई भी अगर कानून इसमें डाल दिया जाता था, ठीक है, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को जांच का अधिकार नहीं था, जांच का अधिकार जो है वो नहीं था, ठीक है। तो इस वजह से क्या हुआ, इसी वजह से आप देखोगे कि तमिलनाडु में शायद 65% का रिजर्वेशन दे रखा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अनुसार तो 50% होना चाहिए, लेकिन वहां पर इसीलिए दे रखा है क्योंकि तमिलनाडु के जो रिजर्वेशन का कानून है वो 9th शेड्यूल में पड़ा हुआ है। 9th शेड्यूल का मतलब यही था कि आपका जो है इसमें अगर कोई कानून चला जाता था, अगर संसद जो है ये कह देती कि ये 9th शेड्यूल में चला जाएगा, तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उस पर जांच नहीं कर सकते थे। लेकिन IR कोयलो और स्टेट ऑफ तमिलनाडु में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये संविधान की जो ये संविधान में लिखी हुई न्यायिक पुनरावलोकन की जो पावर है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की, न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब होता है जुडिशियल रिव्यू। किसी भी कानून का जब संसद से पास होता है तो सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है ना, वो रिव्यू करने के लिए ये संविधानिक है या असंवैधानिक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो इसलिए ये जो अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये अधिकार जो है ये हमारा ये छिनता है इस 9th शेड्यूल के कारण। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि 24 अप्रैल 1973 के बाद जितने भी कानून बनेंगे, चाहे वो 9th शेड्यूल में हो या ना हो, उन सब पर जुडिशियल रिव्यू करने का, ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन करने का अधिकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के पास है, ठीक है। ये चीज बोली गई थी 9th शेड्यूल के बारे में। आगे बढ़ते हैं। अब यह है पेडोफिलिया केस 2011। इसमें क्या था, SC रिस्टोर्ड द कन्विक्शन ऑन सेंटेंस ऑफ 6 year रिग्रेस इम्प्रिजमेंट इम्पोज्ड ऑन 2 UK नेशनल। मतलब ये था कि इसमें इन्होंने दो जो आपके ब्रिटिश के लोग थे, ब्रिटिश के नागरिक थे, उन पर सेक्सुअल अब्यूज का केस लगा था, चिल्ड्रन, बच्चे के साथ, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि आपको इस वजह से नहीं छोड़ा जा सकता, या फिर आपके ऊपर जो हाई कोर्ट ने जो 6 साल का जो आपको कठोर कारावास दिया है वो इस वजह से आपको नहीं, मतलब इस वजह से आपके साथ गलत नहीं हो रहा है क्योंकि आपने एक बच्ची के साथ जो है वो सेक्सुअल अब्यूज किया है और ये सबसे मोस्ट हीनियस क्राइम है, इसलिए जो आपका 6 साल का जो रिग्रेस इम्प्रिजमेंट है वो बिल्कुल सही है। ये चीज इसमें बोली गई थी। फिर है आपका अरुणा शानबाग केस 2011, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, ऐसी रूल दैट इंडिविजुअल्स हैड अ राइट टू डाई विद डिग्निटी अलाउइंग पैसिव इथ्यूनेसिया। पैसिव इथ्यूनेसिया मतलब ये होता है कि उसको जो है कुछ भी मतलब एक तरीके से कुछ भी इंजेक्शन वगैरह लगा के और उसको जो है विदाउट उसकी मर्जी से, मतलब विदाउट उसकी मतलब उसके रिश्तेदारों वगैरह उसकी कंडीशन देख के कि क्या कंडीशन है, वो जी पा रही है नहीं जी पा रहा है इंसान, तो वो जो है वो गाइडलाइन जारी कर दी गई। द नीड टू रिफॉर्म इंडिया लॉ ऑन एथेनेसिया वाज ट्रिगर बाय द ट्रेजिक केस अरुणा शांगमाग हु ले इन वेजिटेटिव स्टेट फॉर 42 ईयर। 42 साल से वो बिल्कुल आंखों से अंधी हो चुकी थी, मतलब बहरी हो चुकी थी, पैरालाइज्ड हो चुकी थी, ठीक है, लेकिन जिंदा थी। उसी केस में जो है पैसिव इथ्यूनेसिया की बात करी गई थी कि एक्टिव इथ्यूनेसिया होती है, पैसिव इथ्यूनेसिया। एक्टिव में ये होता है कि इंसान खुद कहता है कि हाँ मुझे मार देना, ठीक है। पैसिव में उसकी हालत ऐसी नहीं होती है कि जो उसको कह पाए, तो इसलिए जो है वो उसकी गाइडलाइन जारी करने के लिए जो ये कहा गया था, ठीक है। अरुणा शांगबाग केस 2011 में। फिर है नोटा जजमेंट कब आया था, 2013 में। नोटा आप देखे होंगे कि जो आपका मशीन होती है वोट डालने वाली, बैलेट,
तो उसमें सबसे नीचे को एक नोटा का साइन होता है, नोटा बटन होता है। अगर आपको ऊपर में से कोई भी पसंद नहीं आ रही है पार्टी तो आप नोटा दबा सकते हो। अब इसके अंदर ध्यान रखना, दिस जजमेंट इंट्रोड्यूस अ नोटा ऑप्शन फॉर इंडियन वोटर्स, नोटा मतलब नन ऑफ द अबव, इन ए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ए पॉजिटिव राइट नॉट टू वोट। अब देखिए यहाँ आगे ना, जैसे वो पूछ लेगा क्वेश्चन में, राइट नॉट टू वोट, राइट नॉट टू वोट का अधिकार किस वाद के तहत किया गया था? तो नोटा जजमेंट आया था 2013 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राइट टू वोट तो है ही हमारे पास, लेकिन राइट नॉट टू वोट का भी अधिकार हमारे पास है आर्टिकल 19(1)(a) में। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रख लेना कि राइट नॉट टू वोट का अधिकार किस में दिया गया है, तो नोटा जजमेंट 2013 में। लिली थॉमस एंड यूनियन ऑफ इंडिया 2013, इसमें क्या क्या आ गया? इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एमएलए, एमएलसी, एमपी, ठीक है, हु वॉज फाउंड गिल्टी क्राइम, मतलब किसी को अगर 2 साल और 2 साल से ज्यादा की अगर कैद हो जाती है तो उनको जो है मेंबर ऑफ हाउस इमीडिएट इफेक्ट, मतलब उनसे जो है जितनी भी, अगर वो सांसद है तो उनसे सांसदी छीन ली जाएगी, अगर वो विधायक हैं तो विधायकी छीन ली जाएगी। ठीक है, किसी भी पोस्ट पर है उनसे वो तुरंत छीन ली जाएगी और उनको जो है बार कर दिया जाएगा कि वो 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते। ये था लिली थॉमस एंड यूनियन ऑफ इंडिया 2013 का केस। फिर है आपका निर्भया केस 2014। इसमें क्या क्या गया था कि मेनली इसमें यह था कि प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012, ठीक है, इसमें अमेंडमेंट कर दिया गया था। ठीक है, इसमें यह अमेंडमेंट कर दिया गया था कि अब आप ये नहीं कह सकते कि 18 साल से कम का बच्चा है तो वो हीनियस क्राइम नहीं कर सकता। बाकायदा एक बोर्ड गठित होगा, वो बोर्ड डिसाइड करेगा ये बच्चा है तो कम उम्र का, लेकिन अगर इसके हीनियस क्राइम, इसकी सोच जो है वो एडल्ट जैसी है तो उसको सजा भी बिल्कुल एडल्ट वाली ही होगी। उसको ये कह के नहीं छोड़ा जा सकता कि ये बच्चा है, क्योंकि उस केस में एक 18 साल से कम का एक लड़का था, उसको छोड़ दिया गया था, जबकि सबसे हीनियस जो स्थिति थी वो उसी ने करी थी। ठीक है, लेकिन क्या करें, कानून ऐसा है। तो ये चीज हुई थी, उसमें अमेंडमेंट कर दिया गया था, क्रिमिनल लॉ में अमेंडमेंट किया गया था, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। ठीक है, ये जो है आपका 2012 में। फिर है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, नालसा कहते हैं इसे, नालसा एंड यूनियन ऑफ इंडिया 2014 का केस है। इसमें क्या किया गया था? इसमें किया गया था, दिस केस रिजल्ट द रिकॉग्निशन ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन थर्ड जेंडर। ठीक है, मतलब जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं, मेल फीमेल से हटके जो भी जितने भी लोग होते हैं, उनको एक थर्ड जेंडर का कंसेप्ट दे दिया गया था। और आज आप फॉर्म भरोगे तो फॉर्म में भी बहुत सारे जो है विभागों ने ये काम शुरू कर दिया है कि वो मेल, फीमेल और थर्ड जेंडर ऐसे करके उसमें लिखा हुआ आता है। ठीक है, बाकायदा ये प्रॉपर तरीके से देने लग गए हैं। ठीक है, तो थर्ड जेंडर का जो कंसेप्ट आया वो कहां से आया था? नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 में। द एससी ऑल्सो इंस्ट्रक्टेड द गवर्नमेंट टू ट्रीट देम एज ए माइनॉरिटी एंड एक्सपेंड द रिजर्वेशन इन एजुकेशन, जॉब्स, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा उसमें कि पहले तो इनको थर्ड जेंडर ये बोले जाएंगे, दूसरी बात यह है कि इनका जो है ये इनको एज अ माइनॉरिटी, इनको अल्पसंख्यक की तरह ट्रीट किया जाएगा ट्रांसजेंडर्स को। ठीक है, तो ये जो थर्ड जेंडर का कंसेप्ट था ये आपका आया था नालसा नेशनल लीगल अथॉरिटी सर्विस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया से। फिर है सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2016 का केस है। यह आपका द कॉन्स्टिट्यूशन 99 संविधान संशोधन एक्ट 2014 में जो एनजेएसी था, नेशनल जुडिशियल अकाउंटेबल कमीशन, ठीक है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो था, उसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने उसको टेक डाउन कर दिया था। क्यों कर दिया था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान के अनुसार जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका और न्यायपालिका एक नहीं हो सकते, न्यायपालिका एक नहीं हो सकते, और कार्यपालिका जो है वो न्यायपालिका में दखल नहीं दे सकती। लेकिन एनजेएसी में ये था कि जजों के अपॉइंटमेंट के लिए 2 एग्जीक्यूटिव बॉडीज, 2 एग्जीक्यूटिव जो सरकार देगी, उस बोर्ड में जो उसको चुनेंगे, जजों को चुनेंगे, उसमें 2 बंदे ऐसे होंगे जो कि एग्जीक्यूटिव होंगे, मतलब कार्यपालिका उनको देगी, सरकार अपने बंदे बैठाएगी। ये चीज जो थी, इसीलिए एनजेएसी को जो है वो टेक डाउन कर दिया गया था। ठीक है, तो ये वाला केस था जिसमें कि एनजेएसी को टेक डाउन किया गया था। अब देखिए वो केस आ गया सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 का केस है। इसमें क्या था? इसमें ट्रिपल तलाक को जो है वो आपका एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया था। द एससी आउटलॉड द बैकवर्ड प्रैक्टिस ऑफ इंस्टेंट ट्रिपल तलाक विच परमिटेड मुस्लिम मैन टू यूनिटरली एंड देयर मैरिज बाय अटरली द वर्ड तलाक 3 टाइम विदाउट मेकिंग एनी प्रोविजन मेंटेनेंस एंड अल्बनी।
मतलब बिना किसी मेंटेनेंस के, बिना किसी उसको पैसा दिए या कुछ भी दिए, उसका उसका खर्चा पानी उठाए बिना आप 3 तलाक बोल दीजिए और जो है आपका जो है तलाक हो जाता है। तो इस चीज़ पर, ये प्रैक्टिस जो थी, इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने किस वाद के तहत का रोक लगाई थी, वो थी सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। साहा बानो मत कर देना, साहा बानो अलग केस है और सायरा बानो अलग केस है। सायरा बानो केस ट्रिपल तलाक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद है जस्टिस के एस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, इस बार आने के 100 नहीं 100-150 में चांस है। क्यों है? एक तो बिल्कुल लेटेस्ट में है, द एससी डिक्लेयर द राइट टू प्राइवेसी, ठीक है। जो प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी का जो अधिकार है, ठीक है, वो किस ये फंडामेंटल राइट्स है आर्टिकल, ठीक है, 21 में, आर्टिकल 21 में राइट टू प्राइवेसी का अधिकार दिया गया है, ठीक। और आपका ये किस वाद के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसको कहा था? ये थे आपके जस्टिस के एस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसके तहत राइट टू प्राइवेसी घोषित कर दी गई थी, ठीक है। इस चीज को आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि वो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि राइट टू प्राइवेसी, ठीक है, राइट टू प्राइवेसी जो है वो किस वाद के तहत जो है संविधान में, उच्चतम न्यायालय ने संविधान में डाली है। तो वह है जस्टिस के एस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2017 का केस है ये। फिर है कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये क्या है? ये राइट टू डाई विद डिग्निटी, मतलब डिग्निटी का मतलब होता है शान से मरने का अधिकार, ठीक है। ये भी आपका आर्टिकल 21 में डाल दिया गया था, ठीक है। और ये कहां से शुरू हो रहा था? मैंने आपको बताया था कि ये अरुणा सांगवान वाला केस था, वहां से इस पर चर्चा शुरू हो गई थी। लेकिन इस केस के तहत तो जो है वो राइट टू डाई विद डिग्निटी जो है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि हाँ, मरने का भी, शान से मरने का भी अधिकार है इंसान के पास, लेकिन उसके लिए कुछ कुछ गाइडलाइंस होनी चाहिए। द एपेक्स कोर्ट, एपेक्स कोर्ट मतलब होता है उच्चतम न्यायालय, हेल्ड दैट राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी एज एनवाइज्ड अंडर आर्टिकल 21। वो कहते हैं कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी मतलब जीवन जीने का अधिकार आर्टिकल 21 में है, encompasses within the sphere individual dignity, and that right to live with dignity also includes the smoothing process of dying in case of terminally ill person। मतलब ऐसी स्थिति हो चुकी है पेशेंट की कि वो, उसका मरना ही ज्यादा बेटर होगा। जैसे हम कहते नहीं कि हे भगवान ये मर जाए क्योंकि इसकी स्थिति बहुत खराब हो रही है, ठीक है। तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा था कि जीवन जीने का अधिकार हमारे पास है 21 में, लेकिन उसी 21 में हमारे पास यदि कोई टर्मिनली इल पर्सन है, मतलब बहुत ज्यादा बीमार पर्सन है, ठीक है, तो उसको शान से जीने का भी, शान से मरने का भी अधिकार है। नेक्स्ट है आपका नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें जो है सेक्शन 377 जो आईपीसी की सेक्शन थी, जिसमें कि होमोसेक्सुअलिटी, ठीक है, मतलब सेम जो आपका सेम सेक्स के जो लोग होते थे, ठीक है, वो आपका जो है एक तरीके से वो क्रिमिनलाइज था अगर वो कंसेंसुअल सेक्सुअल रिलेशन बनाते हैं, ठीक है। तो लेकिन आर्टिकल सेक्शन 377 आईपीसी को जो है टेक डाउन करा गया नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई सेम सेक्स के अगर लोग हैं, ठीक है, तो अगर वो कंसेंसुअल सेक्स करते हैं तो वो आपका जो है उसमें वो एक तरीके से कानून का उल्लंघन नहीं होगा, वो कोई आपका एक तरीके से आपने कोई एक मतलब कोई गलत काम नहीं किया होगा, ठीक है। तो सेक्शन 377 या होमोसेक्सुअलिटी पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने किस बात के तहत मोहर लगा दी या फिर किस बात के तहत उसको सही कर दिया, वो थे नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। फिर आपका इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन वर्सेस द स्टेट ऑफ केरला 2018 का केस है। ये केस किस लिए माना जाता है? सबरीमाला के जो टेम्पल है उसके लिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा गया है कि 10 से लेकर 50 साल तक की जो वुमेन होती हैं उनको टेम्पल में जाने का अधिकार नहीं है, ठीक है, क्योंकि उनकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल वगैरह होती है। तो इस वजह से जो डाइटी है, मतलब जो भगवान है वहाँ पर, वो मतलब पुरानी प्रथा चली आ रही है कि वहाँ पर 10 से लेकर 50 साल तक की जो औरतें हैं वो नहीं जा सकती उस टेम्पल में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो है द इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के तहत ये कहा था कि नहीं, ये चीज़ ठीक नहीं है, ये राइट टू इक्वलिटी के खिलाफ है और 10 से 50 साल तक की महिलाएं भी या बच्चियां भी उसमें जा सकती हैं, ठीक है। तो इस सबरीमाला टेम्पल के नाम से, सबरीमाला टेम्पल के केस को यही वाला केस है, द इंडियन यंग लॉ एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। फिर है आपका केस जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2019 का केस है ये। इसमें क्या कहा गया था? इसमें क्रिमिनलाइज्ड एडल्ट्री, मतलब इसमें कहा गया था कि एपेक्स कोर्ट स्ट्रक डाउन द सेक्शन 497 ऑफ आईपीसी, ठीक है, विच क्रिमिनलाइज्ड एडल्ट्री
एडल्ट्री होल्डिंग दैट इट इज वायलेटेड आर्टिकल 14, 15, 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब एडल्ट्री के बारे में लोगों को नहीं पता होगा, इतना समझ लीजिए कि उसमें आईपीसी 497 में ये कहा गया था कि जैसे मान लीजिए कि जैसे कोई एक आदमी है, उसकी वाइफ बी है, सी मान लीजिए कोई अदर आदमी है, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। अगर सी जो है, सी के रिलेशन जो है उसकी वाइफ के साथ है, ठीक, और अगर ए उसको देख लेता है तो ए के पास ये अधिकार आ जाता है कि वो सी को जेल पहुंचा सकता है, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब ये कह दिया कि इसी को एडल्टरी बोलते हैं, मतलब किसी दूसरे से रिलेशन बनाना। लेकिन उसी कानून में ये भी लिखा हुआ था कि अगर ए अपनी सहमति से अपनी वाइफ के रिलेशन किसी दूसरे मैन के साथ करवाता है तो वो ठीक मानी जाती है। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस हिसाब से तो जो महिला है वो गुलाम मानी जाएगी आदमी की, कि अगर उसकी मर्जी नहीं है तो वो दूसरे के साथ रिलेशन नहीं बना सकती, अगर उसकी मर्जी है तो वो दूसरे के साथ रिलेशन बना सकती है। तो इसी चीज़ को एडल्ट्री, यही चीज़ जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एडल्ट्री जो है वो क्रिमिनलाइज थी, उसको खत्म कर दिया गया कि अगर वाइफ की मर्जी है, अगर वुमेन की मर्जी है और अगर वो सेकंड अगर किसी मैन के साथ अपने रिलेशन बनाती है तो वो उसके लिए उस मैन को जेल नहीं होगी, ना ही उस वुमेन के साथ कोई दिक्कत होगी। ये चीज़ के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट की बहुत आलोचना भी हुई थी, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ वैसे सामाजिक स्थिति रूप से देखें तो वो ठीक नहीं है, लेकिन लीगल रूप से देखें, संवैधानिक रूप से देखें तो उसमें ये एक तरीके से भावना आती है कि अगर पति की अगर अनुमति है तो महिला जो है रिलेशन बना सकती है किसी दूसरे आदमी के साथ, अगर नहीं है तो नहीं बना सकती। तो इसमें जो है महिला को एक तरीके से गुलाम की तरीके से ट्रीट किया जाता है। तो ये चीज़ जो थी ये कब खत्म करी गई? जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2019 का केस था। तो दोस्तों ये हो गए आपके केस, ठीक है। और ये अभी मैं कहता हूं कि 50% या 60% केस हुए हैं। अभी एक वीडियो और मैं लाऊंगा, उसमें मैं सारे आपके कवर कर दूंगा। पहले आप इसको कवर कर लीजिए, इस पे मुझे जब लगता है कि हाँ इस पे ठीक ठाक बच्चे जो है इसको पसंद कर रहे हैं इस वीडियो को, ठीक, तब मैं आपकी सेकंड वीडियो ले आ दूंगा। तब तक मैं उसको पूरा अच्छे से तैयार कर लेता हूँ जिससे कि कुछ भी ना छूटे। थैंक यू दोस्तों।